श्रीकांत जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। श्रीकांत जी सीधे बात करते हैं, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने तो कह दिया है कि उनके मन में कोई भेद नहीं है, हम सब एनडीए का हिस्सा हैं और जो वो फैसला लेंगे उन्हें मंजूर होगा। अगर भाजपा के लिए भी फैसला है, तो भी उन्हें मंजूर होगा। तो इतना तो तय है कि अब फैसला मोदी-शाह को लेना है, यानी कि जो कुछ भी तय करेंगे, मोदी और शाह तय करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी काफ़ी हैं। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा? किसका पलड़ा भारी है? और बैठकें भी चल रही हैं, मुंबई से नागपुर, नागपुर से मुंबई। हम्म। तो क्या है ये सब, किस तरीके से देखते हैं आप? और इसके अलावा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एकनाथ शिंदे जी ने, हम्म। उसमें तो उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ कह दिया है कि बीजेपी को उन्होंने अपनी पूरी कंसेंट दे दी है कि वो व्हाटएवर जो चाहे वो कर लें। कैसा देखते हम्म। हैं? मनविंदर जी, आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जय हिंद। देखिए, अपने चैनल वॉइस ऑफ हिंदू पर कल रात ही मैंने बता दिया था कि मीटिंग हो चुकी है और एक तरीके से सीएम फेस को लेकर जो दिक्कतें थी उस पर भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, हुआ क्या दरअसल, जहां बीजेपी ने 100 के ऊपर का आंकड़ा पार किया और बीजेपी ने ना महज 110, 120 बल्कि 132 सीटों से ज्यादा का जब आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, ये बात क्लियर थी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे पहले एक काम किया, जो एक तरीके से ओबीसी वर्सेस अपर कास्ट हो रहा था। आप समझिए ब्राह्मण वर्सेस मराठा हो रहा था। और आपको पता है जरंगे पाटिल किस तरीके से इस पूरे, उन्होंने सबसे पहले विरोध भी, आपको पता है कि जब पहले टर्म में फडणवीस मुख्यमंत्री थे उनका किया, और कैसे उस सारे मामले को फडणवीस ने टैकल किया। और जब दूसरी बार इन पर लाठियां चली तो वो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, पुलिस उनके पास थी। तो देखिए कि पूरे के पूरे चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत बेहतर काम किया। देवेंद्र फडणवीस ने, जो फडणवीस जिससे ये पता चलता है कि साहब ब्राह्मण चेहरा या ब्राह्मण वो है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में उनके समर्थकों ने और बीजेपी ने जो पोस्टर्स लगाए उसमें देवेंद्र फडणवीस नहीं थे, उसमें नाम था देवा भाऊ। देवा भाऊ का मतलब है, देवेंद्र फडणवीस का शॉर्ट कर दिया था, भाऊ का मतलब होता बड़ा भाई। और देवेंद्र फडणवीस ने पूरे के पूरे चुनाव में मराठी अस्मिता, एक और चीज ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा चुनाव मराठा वर्सेस मराठी हुआ है। मराठा वर्सेस मराठी का मतलब है मराठा एक खास तरह की कुछ 32 जातियां, जी, और मराठी का मतलब है जो पूरे महाराष्ट्र में रहता है और मराठी भाषा बोलता है। आप सोचिए। जी। अच्छा, अब आप सोचिए कि उत्तर भारतीयों का तो वोट बीजेपी के पास था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर भारतीय बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ खड़े रहे, जुटे रहे, और वो बीजेपी के साथ एक बड़ा वोट बैंक की तरह, आप समझिए कि महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और नागपुर के ये जो पूरा बेल्ट है, मैं कोंकण और पूर्वी महाराष्ट्र में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तकरीबन 20% वोट बैंक उत्तर भारतीयों का है। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोगों का वोट बैंक है। ये बीजेपी के साथ लगातार चिपका रहा, लगातार बना रहा। क्योंकि ध्यान रखिए, जब शिवसेना उत्तर भारतीयों को मारती थी, पीटती थी, तो मान मलौवी करने के लिए जो है वो ये समझिए बीजेपी आती थी। क्योंकि कांग्रेस ने 2008 के बाद से उत्तर भारतीयों का वोट बैंक कांग्रेस से सरक कर बीजेपी के पास आया था, जब नरेंद्र मोदी का चेहरा 2013 में बड़े हिंदूवादी नेता के तौर पर उभरा था। तो आपने देखा किस तरीके से ज्यादातर सीटें 14 में और 19 में बीजेपी और एनडीए समर्थित दलों ने जीती थी। अब एक और महत्वपूर्ण बात है क्या कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुआ क्या कि आरएसएस इस बात पर लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ इस बात पर मंथन चल रही थी कि आखिर किसको बनाया जाए, क्योंकि देखिए बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन आरएसएस ने सीधे तौर पर इस बात को कहा कि जब आपका पूरा चुनाव एक व्यक्ति हैंडल करता है,
देवेंद्र फडणवीस पूरे चुनाव को वो देखते हैं। शरद पवार जैसे राजनीतिक गुरु, तथाकथित राजनीतिक गुरु, मैं शरद पवार को कोई बहुत बड़ा राजनीतिक चाणक्य नहीं मानता हूं महाराष्ट्र के चुनाव में, ये मराठी मीडिया ने बनाया है और दिल्ली के उनके कुछ कांग्रेसी कोकस के मीडिया वालों ने उनको चाणक्य के तौर पर आप समझिए बनाया है। लेकिन वो चाणक्य कभी 70 सीटों के ऊपर नहीं गया विधानसभा में। इतने बड़े चाणक्य कभी 70 सीटों के अंदर ऊपर नहीं गए और अगर उनकी सरकार भी बनी तो वो 82 सीटों पर आके अटके थे और लोकसभा में कभी भी वो 10 सीटों के ऊपर कभी नहीं जा सके। तो इतने बड़े चाणक्य तो थे नहीं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने न केवल मात दी उनको, लेकिन अलग-अलग तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने उनको राजनीति समझाई और सिखाई। और देखिए, ये पूरा चुनाव महायुति के 2.5 साल के कार्यकाल और मुख्यमंत्री के काम को लेकर, देवेंद्र फडणवीस को काम को लेकर, आप ये सोचिए कि मैं इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं रखता हूं। देखिए अगर बीजेपी अकेले 200 सीटों पर चुनाव लड़ती, अकेले, अजित पवार नहीं होते या शिंदे नहीं होते बीच चुनाव में इस वक्त, तो भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर होता। यानी कि पूर्णतः सरकार बनाने को लेकर ठीक थी। देखिए महाराष्ट्र जो है पिछले कुछ दिनों में वो समझ चुका है कि जब आप ऐसा जनादेश देते हैं जो पूरी तरीके से किसी एक पार्टी और दूसरी पार्टी और 4 पार्टियों को मिलाकर बनने वाला जनादेश दे रहे हैं, तो उसको लेकर भविष्य में दिक्कतें हैं क्योंकि सीएम बदलना हो, भ्रष्टाचार हो, जाहिर सी बात है जब आप बैसाखियों पर खड़ी हुई सरकार देते हैं तो हर एक बैसाखी अपनी मजबूती को नापने के लिए, देखने के लिए, दूसरों को अपने अंदर मिलाने के लिए और किस तरीके से अपनी पार्टी खड़ी की जा सके, ऐसा भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर करेगी और जो हुआ, ठीक। अब दूसरा ये है कि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के भी चहेते हैं और आरएसएस चाह रही थी कि एक ऐसा स्वयंसेवक महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठे जो पूर्ण का जिसका आरएसएस से बड़ा नाता रहा है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आरएसएस से उतना बड़ा कोई नाता नहीं है। वो बात अलग है कि मोदी ने पूरा जीवन आरएसएस को दिया था। लेकिन अब वो आरएसएस, देखिए जब सेंट्रल की राजनीति आप करते हैं, तो आप थोड़ा-सा आरएसएस से साइड होते हैं और पिछले 4 सालों में हमने देखा बीजेपी और आरएसएस के बीच की दूरियां बढ़ी। बीजेपी और आरएसएस समानांतर रेल की 2 पटरियां हैं जो एक साथ चलती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग रहती हैं। आप ये समझिए। तो देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस ने आगे किया और आरएसएस ने सीधे तौर पर दिल्ली के नेताओं को कह दिया कि आप ये बिहार वाला खेल यहाँ पे ना करें, आप अलग-अलग राज्यों का 2.5 साल वाला खेल ना करें। मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और देवेंद्र फडणवीस को अगर आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है तो उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष बनाइए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण, अगर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहती थी नड्डा जी के उसमें, और नड्डा जी मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकाल में सबसे वाहियात और थर्ड क्लास अध्यक्ष बने, सॉरी टू से। क्यों? नड्डा जी ने पार्टी की इतनी बुरी हालत की है, तमाम मीटिंग्स नड्डा जी अपने घर पे लेते हैं, पार्टी के कार्यालय में नहीं लेते हैं, अपने घर पे लेते हैं और उनका देखा-देखी जितने भी उनके नीचे के मंत्री हैं पार्टी के, वो भी ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो अपने घर पर या ऑनलाइन ले रहे हैं। यानी कि जिस बात को अमित शाह ने आरंभ किया था, वो सारी मीटिंग्स पार्टी कार्यालय में लेते थे, कोई भी एक मीटिंग उन्होंने अपने घर पे नहीं ली, जो पार्टी के अध्यक्ष थे। तो नड्डा जी ने उस परिपाटी को बदल दिया और उसके बाद आपको पता है कि पूरा का पूरा कैडर कितना सुस्त हो जाता है। तो आरएस ने सीधे-साधे कह दिया साहब कि मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा और मुख्यमंत्री का अगर कोई चेहरा होगा, तो वो केवल और केवल आप समझिए कि देवेंद्र फडणवीस यानी कि देवा भाऊ होंगे और देवा भाऊ को मुख्यमंत्री के तौर पर आप समझिए कि ये मोहर लग चुकी है। दिल्ली इसलिए बुलाया गया कि दिल्ली आकर ये डिसाइड होगा कि मंत्रालय, क्योंकि देखिए शिंदे के एक पुत्र है जिनका नाम है श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे दूसरी बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और देखिए देवेंद्र फडणवीस जैसा दिल नहीं होगा किसी के पास, आप समझिए। ऑब्वियसली, हाँ, ऑब्वियसली। मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री पार्टी के कहने पर, पार्टी के शीर्ष नेताओं दिल्ली के कहने पर, आरएसएस के मौन समर्थन के बाद वो डिप्टी सीएम बने क्योंकि वो चाहते थे सरकार पे उनका एक तरीके से हाथ रहे।
सरकार को बेहतर तरीके से चला सके, सरकार को बेहतर तरीके से इंटरनल चीज़ों को वो समझ सके। ये देवेंद्र फडणवीस इसीलिए डिप्टी सीएम बने। लेकिन शिंदे को लेकिन अपनी लेकिन हाँ, अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। क्योंकि शिंदे को अपनी इमेज प्यारी है ना। जी, जी। शिंदे को अपनी इमेज प्यारी है, क्योंकि जी। शिंदे पार्टी के सर्वे सर्वा है, आप समझिए। देवेंद्र फडणवीस पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं है। जी। देवेंद्र फडणवीस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन हुँ, उन्होंने हुँ। पूरा का पूरा चुनाव अपने हाथ में लिया और वो सबसे बड़े चेहरे थे। तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। शिंदे साहब के बेटे श्रीकांत शिंदे जो हैं वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। अजीत पवार तो बनेंगे ही। अजीत पवार तो जिस दिन जीती थी बीजेपी, उस दिन से क्लियर था कि डिप्टी सीएम में एक पोस्ट तो क्लियर है। यानी कि वो बिल्कुल। शिंदे जो शिंदे नहीं, वो अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे और सारा पेच सीएम को लेकर था। हाँ, श्रीकांत शिंदे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो बनेंगे आपके डिप्टी सीएम। और महासंयोजक संयोजक के पद पर जो है बात की जा रही थी शिंदे के बनने के लिए, क्योंकि शिंदे ने सीधे तौर पर कहा कि साहब मुझे दिल्ली भेजने की क्या तैयारी कर रहे हैं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधे कहा कि साहब मुझे दिल्ली भेजने को लेकर क्यों आप लोग बेकरार हैं। यानी कि वो केंद्रीय मंत्री नहीं बनना चाहते, वो अपनी पूरी राजनीति महाराष्ट्र में करना चाहते हो। और देखिए एक कहा जा रहा है कि फाइनल मैच हो चुका है, सीरीज जो है युति जीत चुकी है। लेकिन एक एग्ज़ैक्टली। हाँ, हाँ, पूरा वनडे और टी20 और टेस्ट की सीरीज युति जीत चुकी है। बस एक छोटा-सा एक फ्रेंडली मैच बचा हुआ है। वो फ्रेंडली मैच है मुंबई नगर निगम के चुनाव। क्योंकि मुंबई नगर निगम के चुनाव को अगर शिंदे पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर जीत लेते हैं तो समझिए उद्धव पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए सर्वाइव करने का एक ही बड़ा अब एक तरीके से स्रोत बचा है, वो है मुंबई नगर निगम के चुनाव। और अगर मुंबई नगर निगम के चुनाव उनके हाथ से शिंदे छीन लेते हैं, बीजेपी छीन लेती है, तो उनके लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि शरद पवार के तमाम आप सोचिए सप्लाई, करेंसी और उनकी पार्टी को जिंदा रखने वाले जो शुगर बेल्ट के लिए और सहकारिता बेल्ट के लिए जो भी उनके पास सोर्सेस थे, रिसोर्सेस थे, उसे स्टार्टिंग के 5 साल और बाद के 2.5 सालों में देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने बिल्कुल पाइपलाइन बंद कर दिया। यहाँ नरेंद्र मोदी कहते रहे कि हमारे नेता और मैंने राजनीति शरद पवार से सीखी है, और उधर वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उधर शरद पवार क्या राजनीतिक फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग, पैसे की फंडिंग जो है वो देवा भाऊ और हमेशा लगातार बंद करते रहे। सहकारिता सीधे तौर पे अमित शाह के हाथ में आ गई और शुगर बेल्ट की जितनी फंडिंग थी वो देवेंद्र फडणवीस ने बंद कर दी। अब कांग्रेस में सरफुटूवल है। और मैं बताऊं, सीएम तो क्लियर कट था। अब थोड़े मंत्रालय को लेकर दिक्कत है, जिस मंत्रालय को लेकर कल आपको पता है कि तीनों नेता जो है वो दिल्ली आएंगे, बीजेपी जी। के शीर्ष नेताओं से मीटिंग होगी। शीर्ष नेताओं का मतलब है कि अमित शाह से मीटिंग होगी, नड्डा साहब उसमें डमी की तरह बैठे रहेंगे, उनका काम भी डमी की तरह बैठना ही है। बाद में जो डिसाइड होगा फिर वो फूलमाला गुलदस्ता लेकर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। और आज सिंधे ग्रुप के जितने भी आप समझिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मोदी और अमित शाह से मिल चुके हैं, बातचीत हो चुकी थी। देखिए पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। सारी समस्या इस बात को लेकर थी कि आखिर मंत्रालय किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले ही इस बात को मतलब जो सूत्र बता रहे थे वो क्लियर कट था कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर है, सिंधे साइडलाइन जाएंगे नेपथ्य में। क्योंकि देखिए 132 है बीजेपी के पास और समर्थित 9 अलग-अलग हैं। 9 अलग-अलग छोटी पार्टियों ने समर्थन कर दिया है। तो आप बहुमत से कितना दूर है, 4-5। और अगर अजीत को दिक्कत नहीं थी, अजीत ने कहा था कि शिंदे की जगह फडणवीस बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा डिप्टी सीएम का पद है। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा सपने नहीं देखता, औकात से बाहर के सपने नहीं देखता। उनको भी पता है कि वो इस ताकत में नहीं है कि वो खुद डिसाइड कर पाए कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। लेकिन एक बात क्लियर है कि पूरा का पूरा पटापेक्ष
आज जब हुआ, जब शिंदे ने भी सरेंडर कर दिया, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अब आरएसएस का ही कोई व्यक्ति सीएम बनेगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ओबीसी चेहरा चाह रहे थे, लेकिन देवा भाऊ वापस सीएम बने और देवा भाऊ का सीएम बनने का मतलब आप समझती हैं, शरद पवार के लिए कितनी दिक्कत है। और एक और चीज़ है, मीडिया इस बात को लेकर गफलत में थी, बीजेपी इस बात को लेकर गफलत में थी, या तमाम लोग इस बात को लेकर गफलत में थे। बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी थे। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस दिन हारे उस दिन से वो कह रहे थे, वो चाहते थे कि बीजेपी का सीएम बने। उन्होंने ही बोला था सबसे पहले कि वो जानते हैं कि बीजेपी का ही सीएम बनेगा और बीजेपी को अपना सीएम बनाए, क्योंकि देखिए, और दूसरा ये कि बीजेपी अपना सीएम नहीं बनाती है तो 132 सीटें जीतने वाले व्यक्ति 132 सीटें निकल कर आई है ना आपकी, तो 132 सीटें यूं ही नहीं आती हैं। और अगर आप सीएम नहीं बनाएंगे तो आप सोचिए पार्टी के अंदर कितनी निराशा का भाव आएगा। वो जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, उनके मन में क्या चलेगा, बड़ा सवाल ये है। इसीलिए शिंदे नेपथ्य में गए और सीएम बनना फडणवीस का तय है। सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने थोड़ा-सा टच किया इकोसिस्टम जो है बिल्कुल सदमे में है और लोगों को शायद ये लग रहा था कि महायुति में तो सीएम पद को लेकर के झगड़े होंगे, टंटे होंगे। अब उनके दिल पर क्या गुज़र रही होगी क्योंकि वो लोग जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने हुए जा रहे थे। अब्दुल बने जा रहे थे, अब्दुल्ला पुराना शब्द है, अब्दुल अब्दुल है वो, क्योंकि अब्दुल की बड़ी बात करता है ना, मेरा जी, अब्दुल जी। तुम्हारा अब्दुल। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेल्ट डाउन लगातार जारी है और इनका मेल्ट डाउन स्टार्ट हुआ है हरियाणा के चुनाव से। हरियाणा में मेल्ट डाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा साहब ये क्या हो गया, उधर सबका चाचा ट्रंप जीत गया और ट्रंप के जीतने के बाद वो सारी चीजें, सीआईए का हेड और तमाम तरह की चीजें, भारतवंशी वहां पहुंचे। तो इनका दुख, वो एक मसान फिल्म है, उसमें विकी कौशल है और विकी कौशल का एक मीम बड़ा वायरल होता है कि ये जी, दुख जी। क्यों नहीं खत्म होता है। और वो दुख में जो है, जैसे कोड़ में खाज, जो है वो महाराष्ट्र का चुनाव, और महाराष्ट्र में जितनी बेहतर तरीके से बीजेपी ने सारा कुछ किया, अब ये दुख में है, बड़ी दिक्कत में है, बड़ी गफलत में है। अब इनका सवाल ये है, अब देखिए इनके थंबनेल देखिएगा। हम लोग थंबनेल बनाते हैं ना, इनके थंबनेल देखिए, ये जीत को पचा नहीं पा रहे, ये घूम फिर के क्या कह रहे हैं, घूम फिर के इनके अंदर क्या निकल रहा है, एक ही चीज निकल रही है साहब कि ये बीजेपी के जीतने के कारण क्या है, क्या ईवीएम हैक हुई है, क्या 99% ईवीएम चार्ज कैसे हो सकती है, जहां कांग्रेस के 40 वोट थे वहां कांग्रेस के 0 वोट कैसे आए, कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ। शरद पवार कहां चूके, अरे सीधी तौर पे एक भी वीडियो महायुति के परफॉर्मेंस को लेकर नहीं बनी है। वो बता रहे थे कि महायुति में फूट पड़ गई है, सीएम को लेकर महायुति चाहती नहीं है और तमाम तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि ये चीजें क्लियर थी, और अगर महायुति इसी तरीके से बनी रहेगी और तो ये बीएमसी चुनाव अगर शिंदे ग्रुप और बीजेपी मिलकर निकाल लेती है तो एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारी पार्टियों के रिसोर्सेज बंद हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, सीएम बनने के महज एक हफ्ते के अंदर शिवसेना के 90% सांसद दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं लोकसभा के, एग्ज़ैक्टली। और एनसीपी के भी ज्यादातर सांसद दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, श्रीकांत जी, इस समय इतनी ज़बरदस्त जीत देख कर के ईवीएम में बहुत सारे लकूने लगाए जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी, राहुल गांधी के द्वारा भी। अब वो एक नई चाल चल रहे हैं, वो रेफरेंडम कराने वाले हैं। रेफरेंडम, अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस कह रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और वो ईवीएम के हिसाब से चुनाव नहीं मानेगी, जी। वो हर जगह नहीं मानेगी। तो ये तो बढ़िया है ना देश के लोकतंत्र के लिए।
छोटी पार्टियां जो छोटे छत्रप है उनके लिए पूरा का पूरा गेम या बैटर फील्ड खाली है ना। और आप समझिए कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो बीएसपी लड़ेगी। राजस्थान में बीएसपी एक बड़ा फेस है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी लड़ेगी, छोटे छत्रप लड़ेंगे। बिहार में ठीक है, आरजेडी के लिए पूरा फ्री फील्ड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी लड़ेगी, तो अच्छा है ना ये। और दूसरा है कि आप समझिए पी चिदम्बरम के बेटे जी, कार्ति चिदम्बरम ने कहा है, कार्ति चिदम्बरम का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक फोटो, जिसमें जी, उनकी कार के बाहर, कार के आगे जो है 12 चुनाव चिन्ह लगे हुए थे कार जी, के बाहर, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। जी, 19 जी। में हार गए थे वो 24 में जीते थे। कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि पार्टी को सोचना चाहिए, हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना ठीक नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर आप क्यों हारे। तो मेल्टडाउन लगातार जारी है और ये मेल्टडाउन यूं ही मुझे लगता है कि लगातार जारी रहेगा। हार पर मंथन होना चाहिए, हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, ये खुद को चेक नहीं कर रहे हैं, खुद को करेक्ट नहीं कर रहे हैं और लगातार जो है देखिए कभी वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन अगर संविधान को भी देखें तो शायद हमने कल भी बात की थी इस पे, किस तरीके से इन्होंने प्रथम जो नागरिक हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको पीठ दिखाई, वैसे ये ढोल पीटते हैं संविधान का और अब ये ले दे करके एंड ऑफ द डे ईवीएम को कोस रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, करेगी क्या खिसियानी बिल्ली? रास्ता क्या है, उपाय क्या है? क्योंकि आप जीतने से तो रहे, ये बात भूल जाइए कि आप जीतने गए, जीतने से तो आप रहे, जीतेंगे आप है नहीं। आपकी तैयारियां जीतने को लेकर है नहीं। नाना पटोले अपना चुनाव हारते हारते बचे, नाना पटोले, आप ये सोचिए। और दूसरा ये देखिए, गफलत जो ये फैला उन्होंने 24 में फैलाई, और आरएसएस के लोग सड़क पर मौजूद नहीं थे गफलत को ठीक करने के लिए। आपको पता है आरएसएस एक रात में पूरा चुनाव बदल देता है। 2-2 हजार अगर वोट माइनस और प्लस हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये तो, और देखिए राहुल गांधी तो पुराने पीठ दिखाने वाले हैं। 2014 में एलओओ के लू के ओपोजिशन, उससे उन्होंने पीठ दिखाई, उन्होंने अमेठी से पीठ दिखाई 19 में। वो हर जगह से पीठ दिखा के भागते, उनका काम ही वही है। सीरियस पॉलिटिशियन जो है वो चुनाव लड़ता है, और ऐसे मजाकिया पॉलिटिशियन जो है वो आप समझ सकते हैं पीठ ही दिखाते हैं। तो राहुल गांधी से आप उम्मीद करते हैं कि इस देश की महामहिम आदिवासी तबके से आने वाली किसी राष्ट्रपति के साथ वो बेहतर करेंगे। जब वो अपने मंत्रियों से नहीं मिलते, कुत्ते को खिलाते रहते हैं, बिस्किट खिलाते रहते हैं, सारे लोग छोड़-छोड़ के भागते रहते हैं, तो आप राहुल गांधी से उम्मीद करना, मुझे लगता है कि ये खुद अपने आप में मजाक है। जी। श्रीकांत जी, आपने मेरे दर्शकों को अ, कई मुद्दों पे बहुत बेहतरीन जानकारी दी एंड मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहती हूँ कि श्रीकांत जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, वॉइस ऑफ हिंदू। आप वहाँ जाकर भी श्रीकांत जी से मिल सकते हैं, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर वो लाइव रहते हैं। नॉर्मली इवनिंग में उनका लाइव होता है। समय क्या है आपका ज़रा बता दीजिए दर्शकों को ताकि वो उस समय आपको लाइव देख रात 10 सकें। बजे, रात 10 बजे मैं, मेरे यहाँ एक वीडियो आ जाता है, 10 बजे तक एक वीडियो। मैं दिन में उतना समय नहीं मिलता, लेकिन हाँ, एक वीडियो मैं पूरे दिन मैं डालता हूँ। ज़्यादातर वो हिंदुत्व से जुड़ा वीडियो होता है। हिंदू, क्योंकि नाम ही इसका वॉइस ऑफ हिंदू है, तो हिंदू से जुड़ा हुआ वीडियो होता है और हिंदुओं के हितों के लिए मैं लगातार बात करता हूँ। जी। तो सभी जो राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये हमारी बातचीत, हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पे ज़रूर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। वंदे मातरम। नमस्कार।